हम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज के वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो हमारी पिछली वीडियो की सीरीज़ थी उसके लिए। और जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए थे BNB 20 प्रश्न की जो सीरीज़ है उसके। और उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था मनु के बारे में। मनु के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है बीए सेकेंड ईयर की, तो आप वहाँ पर जाकर पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने FC का यानी कि इंग्लिश का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसके वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को अच्छे से करना शुरू कर दीजिए और टॉपिक्स को समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बीए में, उनको समझने की ज़रूरत है, ना कि रटने की। आप कितना रटोगे, क्योंकि बीए में तो इतना सारा भरमार है कंटेंट की, इतनी सारी 20 में भी क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, आप याद नहीं कर पाओगे। तो एक ही तरीका है इसका दोस्त, केवल समझो चीज़ों को। जितना समझ लोगे उतना ज़्यादा स्टोरी के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में अपने मन से लिख दोगे। तो उसी टॉपिक के बेसिस पर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए टॉपिक राजधर्म राजा के कार्य। तो पिछले वीडियो में मैंने यहीं पर अपने वीडियो को एंड किया था और आज के वीडियो में यहीं से कर रहे हैं कंटिन्यू, राजधर्म राजा के कार्य। तो क्वेश्चन आपका वही है, मनु के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और उसमें आपकी हेडिंग आ रही है राजा के कार्य वाली। पिछली हेडिंग ये थी राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, और आज है राजधर्म राजा के कार्य। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मनुस्मृति में राजा के कार्यों का उल्लेख करते समय उसे राजधर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि राजा के जो कार्य हैं उनका उल्लेख किया है मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है उसमें, और राजधर्म के रूप में स्वीकार किया गया है राजा के कार्यों को। यानी कि राजा के कार्य ही क्या है, राज का धर्म है, यानी कि राजा का धर्म है। आगे बता रहे हैं आपके लिए कि भारतीय शासक लोक कल्याण के अनुकूल, यानी अनुकूल मतलब होता है लोक कल्याण के अनुसार, उसके पक्ष में आचरण करना अपना कर्तव्य मानते थे। तो पुराने राजा वाकई में कुछ बहुत अच्छे हुआ करते थे। जो हम बात कर सकते हैं हमारी प्राचीन काल की, उस समय की बात हम कर रहे हैं। राजा का व्यवहार प्रजा के साथ पिता तुल्य था। तो एक हिसाब से राजा ऐसा होता था जो अपनी प्रजा में अपने बच्चों के रूप में देखता था। वो मानता था कि प्रजा जो है वो उसके बच्चों की तरह है, और अगर प्रजा का लालन पालन अच्छे से वो करेगा तो निश्चित ही वो अपने पिता का कर्तव्य निभा पाएगा। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, फोर्थ लाइन में मनु के अनुसार राजा के 8 कार्य निम्न हैं। तो इन 8 कार्यों का हम जिक्र कर लेते हैं। पहला आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कर लेना, यानी कि टैक्स लेने का कार्य करता है राजा। राज कर्मचारियों को वेतन देना, यानी कि जो राजा के अंडर में काम करते हैं उनको वेतन देता है। मंत्रियों अथवा दूतों की नियुक्ति कर उन्हें उपयुक्त कार्य करने के लिए भेजना। तो मंत्रियों की नियुक्ति भी राजा करता है, और दूत जिनको आप स्पाई बोलते हो, जासूस बोलते हो, उनका काम भी करते हैं ये। शासनों द्वारा निषिद्ध कार्य को ना करना, तो जो एक हिसाब से राजा को नहीं करना चाहिए वो मनु बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे कुछ कार्य होते हैं राजा को नहीं करना चाहिए, उससे उसकी वैल्यू, उसकी इमेज खराब होती है। और किसी विषय पर बहुमत होने की स्थिति में राज आज्ञा के अनुसार कार्य करना। तो एक हिसाब से हम समझ सकते हैं कि बहुमत होने की स्थिति पर क्या करना, राज आज्ञा के अनुसार कार्य करना, यानी कि राजा का फाइनल डिसीजन होता है। अभियोगों का निर्णय करना, यानी कि जो भी केस चल रहे हैं उनका निर्णय राजा करता था। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, पिछले ज़माने में मतलब कि जो पहले का समय था, जो प्राचीन भारत था, उसमें एक हिसाब से जो राजा होता था उसी के हाथ में सभी शक्तियां होती थीं। यानी कि आमतौर पर सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग न्यायपालिका, एक को बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका, और एक को बोलते हैं हम लोग विधायी पालिका। तो चूँकि आज ये तीनों अंग अलग अलग हैं सरकार के, लेकिन पुराने समय में राजा क्या होता था, वही न्याय करता था। मतलब राजा ही जज का रोल प्ले करता था, जज साहब का रोल प्ले करता था। राजा ही कानून निर्माण करता था मंत्रियों के साथ, और वही उन कानूनों को लागू भी करवाता था। तो यह सिस्टम चल रहा था, उस बेसिस पे आपके लिए बताया हुआ है अभियोगों का निर्णय करना। 7वां पॉइंट है शत्रुओं से हर्जाना वसूल करना।
तो आपने देखा होगा ना कि आज भी पनिशमेंट लगाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति ख़राब है तो उससे टैक्स लिया जाता है, पेनल्टी ली जाती है। तो सिमिलरली उसी तरह से हर्जाना वसूल करना का काम होता था राजा का, और अपराधियों और पापियों से प्रायश्चित करवाना। तो एक हिसाब से उनको प्रायश्चित करवाना तो मतलब उनको मौका देना। तो आप अगर फ्रेंड्स इन पॉइंट्स को समझें तो आपको समझ में आ सकता है कि आज का हमारा जो भारतीय शासन व्यवस्था है, जो हमारी सरकार चलती है, के हिसाब से वो इन्हीं मुद्दों पर काम करती है। बहुमत की स्थिति में, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ये 5th वाला, कि बहुमत की स्थिति में क्या होता है। तो बहुमत की स्थिति में बेसिकली क्या होता है, प्रधानमंत्री फाइनली फैसला लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विभिन्न निर्णय करना, तो एक हिसाब से ये कोर्ट का काम है, तो कोर्ट पर ये काम सौंप दिया गया है। और मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो बिल्कुल इलेक्शंस के बाद हर बार क्या होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। कर लेना यानी कि टैक्स सरकार लगाती है हम लोगों के ऊपर, सैलरी मिलती है, आप लोगों की भी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब तो आपको भी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरी व्यवस्था बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के विस्तृत अध्ययन के पश्चात राजा के कर्तव्यों की सूची इस तरह से बताई गई है। तो पहला कर्तव्य क्या है, ये आप लिख सकते हैं वहाँ पर अपनी आंसर शीट में, कॉपी में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राय धर्म राजा के कार्य हेडिंग आप बनाइएगा और आप इसको सेम टू सेम डिक्टो लिखते जाइएगा। PDF हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और चीज़ों को आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो पहला पॉइंट क्या है, राजा सर्वोच्च विधि निर्माता, यानी कि सबसे बड़ा कानून का निर्माता कौन माना जाता था उस समय, राजा को माना जाता था। विधि निर्माण का कार्य राजा अकेला नहीं करता था, बल्कि मंत्रियों की सहायता से करता था। जैसे आज देखते हो ना, आपके प्रधानमंत्री हमारे देश में होता है, लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री होते हैं हमारे यहाँ, वित्त मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा थोड़ी सब कुछ कर पाएगा, जरूरी है ना पूरा मंत्रालय होना, मंत्री होना, जिससे काम को बांटा जा सके। तो वैसे सिस्टम वहाँ चलता था, पुराने समय में चलता था। राजा कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका मतलब एक हिसाब से कि जो भी कानून लागू करवाए जाते हैं उनका प्रधान राजा को माना जाता था। राजा मंत्री और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता अनुसार करता है भी और करता था भी। राज्य की सुरक्षा और उसकी वृद्धि का कार्य राजा का है, यानी कि राज्य की सुरक्षा मतलब कि राजा का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए कि आज भारत वर्ष है, हमारा देश है, तो इसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री मतलब सरकार की जिम्मेदारी है। तो भारत का जो क्षेत्र है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश तक, हमारा जो भारत का क्षेत्र फैला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। तो वैसे ही उस समय राजा लोग डिफरेंट एरियाज़ को अपना कब्जा करके रूल करते थे, तो उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना भी राजा का कार्य माना गया है। राजा का कर्तव्य है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको, राजा का कर्तव्य है कि राज्य की रक्षा के लिए विभिन्न तरह के गुप्तचरों को रखा जाए। तो होता ही है, जैसे आज देखते हैं ना आप, जासूस होते हैं जो भारत सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई साजिश चल रहा हो, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरह से गुप्तचर की व्यवस्था की गई है। राजा न्याय का स्रोत है, यानी कि राजा को न्याय का स्रोत माना गया है। मतलब आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में कि राजा को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो एक हिसाब से जज का रोल दिया गया है इसको। तो एक हिसाब से निष्पक्षता के साथ न्याय कार्य करना भी राजा का एक कार्य बताया गया है। आंतरिक शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, ये भी राजा का कार्य है। तो ज़रूरी है कि समाज में, यानी कि जो जनता है, वो राजा के कार्यों से क्या हो, खुश हो। अगर अशांति, अगर लोग लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राजा यानी कि सरकार ने ठीक से काम नहीं किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था राजनीतिक विचार मनु के, उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आलोचना की, कि आलोचना क्या होनी चाहिए, यानी कि मूल्यांकन क्या है आपके हिसाब से और क्या दिया हुआ है इस बुक में। तो बता रहे हैं आपके लिए कि पुराणों के प्रथम मानव मनु, यानी कि प्रथम मानव का दर्जा दिया गया है मनु को, ध्यान रखिएगा आप लोग। आपके लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम मनुष्य किसको कहा गया है, तो मनु को कहा गया है। तो प्रथम मनु राय दर्शन के प्रथम और प्रमुख प्रकाश स्तंभ थे। मनु को भारतीय नहीं वरन विश्व का प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे पहले हमारा ही देश था, इसीलिए सबसे पहले मनु का ही नाम आता है ज़्यादातर पुराणों में। मनुस्मृति का उद्देश्य अराजकता की स्थिति में मानव मात्र को छुटकारा दिलाकर शांति और व्यवस्था स्थापित करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है फ्रेंड्स, आप लोग लिख सकते हैं इस लाइन को अपनी आंसर कॉपी में। आप नोट्स ही बना सकते हो इस वीडियो को देखते हुए, PDF में से ही पढ़ सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी लाइन है कि मानव मात्र को छुटकारा दिलाकर
शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य था मनुस्मृति का। तो एक हिसाब से अराजकता मतलब होती है समाज में फैली हुई अशांति। तो राजा का कर्तव्य बताया गया मनुस्मृति में, राजा को क्या करना चाहिए, आइडियल राजा, एक अच्छा राजा क्या हो सकता है। आगे दिया हुआ है, यही कारण था कि उसने दैवी सिद्धांत का समर्थन करने के साथ ही राजा की शक्ति को निरंकुशता की सीमा तक नहीं जाने दिया। तो एक हिसाब से मनु ने क्या किया, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में दोस्तों कि एक हिसाब से मनु ने राजा को देव के रूप में यानी कि देवता के रूप में माना है। और उनका कहना है कि राजा देवता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, देवता का कार्य क्या होता है, लोगों को खुश करना। देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते, तो सिमिलरली राजा को किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसी प्लानिंग मनु ने की या मनु के ग्रंथों में आपको मिलती है, जिसकी वजह से उस समय के राजाओं ने अपनी कंडीशन को, या बोल सकते हैं कि उन्होंने समाज में शांति स्थापित करने का कार्य किया। इसके अलावा लोक कल्याणकारी लक्ष्य को राजा के समक्ष रखकर उसने जहां एक तरफ राजा को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर धर्म अनुसार आचरण करने का प्रतिबंध स्थापित कर निरंकुशता पर रोक भी लगा दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से दोस्तों, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा कि एक तरफ तो मनु ने क्या किया, लोक कल्याणकारी लक्ष्य दिए राजा को कि आपको समाज में शांति बनानी है, गरीबों की मदद करनी है, ये सब लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकना है। और दूसरा, राजा को ये ड्यूटी दे दी कि आप धर्म के अनुसार काम करेंगे। तो एक हिसाब से राजा की शक्तियों को कम करने का कार्य, उसकी निरंकुशता को कम करने का कार्य भी मनु ने किया, यह मनुस्मृति में हमको दिखता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। मनु को व्यवहार राजनीति में विशेष रुचि थी, यानी कि मनु एक हिसाब से व्यवहार की राजनीति में विशेष विश्वास रखते थे। उनका मानना ये नहीं था कि बस मैंने लिख दिया, या उस समय जब मनु होंगे तो उनका मानना ये नहीं था कि बस केवल जो लिखा हुआ है किताबों में वही इम्पोर्टेंट है। वो मानते थे कि जो व्यवहार में चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक वैज्ञानिकों ने मनु की तुलना प्लेटो से की हुई है, क्योंकि प्लेटो का भी यही मानना था कि राजा जो है वो सर्वशक्तिमान होना तो चाहिए लेकिन निरंकुश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राजा जो है, प्लेटो ने तो यहाँ तक बोला हुआ है कि राजा सर्वदेशीय होता है और सर्वकालिक होता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का बा वाला। अब हम बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन का सा वाला। तो ये जो BNB 20 प्रश्न की सीरीज में क्या किया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन के ही आ वा सा दा इस तरह से चार क्वेश्चन, मतलब चार पैटर्न टाइप के बना के समझाए हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो एक क्वेश्चन ये भी है, आप इसको भी समझ सकते हो। क्या दिया हुआ है इसमें दोस्तों, इसमें दिया हुआ है आपको मनु के सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। मतलब सामाजिक विचार, अब राजनीतिक विचारों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, सामाजिक विचारों की, यानी कि समाज के बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं अब। तो आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो दोस्तों अब ये टिप में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, मनुस्मृति को क्या कहा जाता है, तो मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो वो लिखा हुआ है आगे। तो क्या बता रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें मानव जीवन से संबंधित लगभग सभी पहलुओं पर आचार विचार के विषय में बतलाया गया है। मतलब मनुस्मृति मतलब आपको मतलब मनुष्य, आपको आगे आएगा ये, तो नाम से समझ में आपको आ रहा होगा कि मनुष्य जीवन के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य के सामाजिक जीवन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन कैसा है, समाज से ही तो चलता है। हम समाज को ही जानते हैं, सबसे पहले जन्म लेने के बाद हमारी शुरुआत हमारे परिवार से होती है, फिर हम स्कूल में एक सामाजिक परिवेश में जाते हैं, इसके अलावा हम अपना कार्य करते हैं तो हम वहाँ सामाजिक परिवेश में होते हैं। तो इस तरह से बताया हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है कि इसके विचार किसी विशेष समूह के लिए ना होकर समस्त मानवता पर लागू होते हैं। तो मनुस्मृति के जो विचार हैं वो किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए लागू होते हैं। असल में मनु शब्द ही मानव से निकला हुआ है। तो जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनु मानव जीवन का प्रतिनिधि विचारक है और मनुस्मृति का धर्म दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है उसको लोग डेली लाइफ में ही फॉलो करते हैं, करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो ये सबसे खास बात है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो दोस्तों इस बेसिस पर आपके लिए पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है सृष्टि और समाज की रचना। तो सामाजिक
विचारों के हिसाब से बात करें तो पहला पॉइंट लिखा है सृष्टि व समाज की रचना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि सृष्टि की रचना किस तरह हुई, इसका विशेष उल्लेख हमें मनुस्मृति में मिलता है। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर हम कि किस तरह से मनुस्मृति के हिसाब से सृष्टि व समाज की रचना हुई। तो क्या लिखा हो मनुस्मृति में कि मनु का मत है कि शुरुआत में जब ये संसार बना होगा, ब्रह्मा ने बनाया होगा, तो 7 पुरुष रहे होंगे। इन 7 पुरुषों के संयोग से एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है और उस बेसिस पर ये 7 पुरुष अहंकार, महत्व तथा आकाश आदि 5 तत्व हैं। तो ये 7 पुरुष बेसिकली क्या, उनके नाम बताए हुए हैं आपके लिए, अहंकार, महत्व, इस तरह से करके 7 हैं। ये बड़े सामर्थ्यवान और शक्तिशाली माने गए हैं। तो इन 7 पुरुषों को कौन क्या से माना गया है, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली। 7 पुरुषों की सूक्ष्म मूर्त मात्राओं से नाशवान जगत की उत्पत्ति हुई। तो इन 7 पुरुषों से ही जगत की उत्पत्ति हुई है और यह संपूर्ण जड़ और चेतन जगत सर्वशक्तिमान परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो मनुस्मृति में ये बताते हैं मनु कि ये जो संसार है ये परमात्मा मतलब भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान के ही कारण ये बनाया गया है। तो ऐसे लोग जो भगवान के खिलाफ हैं, जो ये सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, उनको मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। और मनुस्मृति नहीं पढ़ सकते हो तो इस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्पेशली BA सेकेंड ईयर के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आपको और दूसरे लोगों को ये मदद मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार उस अनंत पराक्रमी ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि और मुक्ति को इस तरह उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय काल से नाश करते अपने में छिपा लिया है। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मनु के अनुसार अनंत पराक्रमी ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि और मुक्ति को इस तरह उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय काल से नाश करते हुए अपने में छिपा लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान के कारण ही ये संसार चल रहा है और एक समय आएगा जब भगवान चाहेंगे यह दुनिया इस तरह से हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस बेसिस पर क्या होगा, भगवान सृष्टि को ख़त्म करने के लिए कोई बीमारियाँ या कुछ भी ऐसा भेज देंगे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक विचार है। दूसरा पॉइंट है पुरुषार्थ तथा व्यक्तित्व के गुण। तो मानव समाज पाएँ बता रहे हैं आपके लिए अगला सामाजिक गुण क्या है। तो मनु के अनुसार मानव जीवन या पुरुषार्थ के 4 आधार हैं। तो मानव जीवन के 4 आधार क्या हैं, व्यक्ति के गुण क्या हैं, 4 गुण ये हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के। तो एक हिसाब से ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से हेल्पफुल हो सकता है समाज शास्त्र विषय में भी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका समाज शास्त्र विषय है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। तो मनु ने मनुष्य की प्रवृत्तियों और गुणों के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। तो पुरुषार्थ तो 4 प्रकार के होते हैं, मगर व्यक्तियों के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के लोग बताए हुए हैं मनु ने। एक होते हैं ऐसे लोग जो सात्विक मानसिकता के होते हैं, जिनमें सात्विक गुण पाया जाता है। एक होते हैं वो जिनमें जायसी गुण पाया जाता है। एक वो होते हैं जिनमें तामसी गुण पाया जाता है। तो लिखा हुआ है कि असल में एक व्यक्तित्व में जिस गुण समूह का प्राधान्य होता है उसे उसी गुण समूह का माना जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति में एग्जाम्पल के तौर सात्विक गुण ज़्यादा है तो उसको सात्विक गुण का माना जाएगा। तो लिखा हुआ है कि वस्तु का जानना तत्व का लक्षण तथा इसके विपरीत ना जानना अज्ञानता तम का और राग द्वेष रज के लक्षण है। तो गुणों का आधार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो गुणों का आधार मतलब कि जो भी मनुष्य की प्रवृत्ति है एक हिसाब से उससे ही वो गुण और अवगुण सीखता है और इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा गुणों का जन्म होता है। तो एक हिसाब से 3 प्रवृत्तियाँ हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन प्रवृत्तियों के आधार पर मानसिक गुणों को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो जो मैं आपको बता रहा था यही चीज़ें हैं, वो उसको बार बार रिपीट कर दी इन्होंने, तो आपको बार बार नहीं देखना है। अब आगे बात अगर अपन लोग करें तो सात्विक गुण क्या है। सात्विक गुण के हिसाब से दोस्तों बताया हुआ है कि अध्यापन करना, सद्विचार, बिना आसक्ति के स्वार्थ अनुसार कार्य करना। मतलब ये मत सोचना कि हमें कुछ फ़ायदा मिले तभी हम किसी की मदद करें। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसका राजसिक गुण क्या है, अहंकार मनोभाव मुख्य रूप से रहता है। तो घमंड करना कि अरे मुझसे तो बड़ा वाला कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एक हिसाब से आपके राजसिक गुण हैं। और तामसिक गुण धर्म में मोह, क्रोध और प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया गया है। तो एक हिसाब से बहुत ज़्यादा मोह करना किसी से, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, आजकल है ना कि लोगों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं तामसिक गुण में आती हैं। हालांकि एक एज के वजह से ऐसा होता है
तो उसको अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे आज के हिसाब से, क्योंकि विज्ञान ऐसा बताता है, ये मनुस्मृति के हिसाब से बताया गया है। तो आप समझो चीज़ों को कि कौन सी किताब के हिसाब से क्या बताया, वही इंपॉर्टेंट है बीए में। तो मनु के अनुसार वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया तथा आत्मा का मनन, ये सद्गुण के लक्षण हैं। तो ये बताया हुआ है आपका सद्गुण के लक्षण। अब तम गुण का लक्षण क्या है? काम। रज का प्रधान लक्षण अर्थ कहलाता है, यानी कि काम, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों के बारे में ख्याल करना, इस तरह से वो कहलाएगा आपके लिए तम वाला। और सद्व का प्रधान लक्षण धर्म है। तो एक हिसाब से धर्म पर चलना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मनु के हिसाब से बताया गया है। अब वर्ण व्यवस्था तथा वर्ण धर्म, तो दोस्तों इसमें बताया हुआ है आपके लिए कि वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए किया गया है। तो पुराने डॉक्यूमेंट्स में आप पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ा हो कभी आपने, तो आपको 11वीं बारी में बताया गया था कि वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में। तो बेसिकली 4 तरह के वर्ण होते थे। ये वर्णों के नाम आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी बेसिस पर समाज में वर्ग बनाए गए थे और अपने अपने कर्म निर्धारित कर दिए गए थे। तो मनुस्मृति में भी इस बात का जिक्र मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर क्षत्रिय का जो है ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र का, वैश्य का उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर आपके लिए उसके लिए ग्रंथ, आपके लिए यहाँ पर एक उसका श्लोक बताया हुआ है मनुस्मृति का, जिससे आपको थोड़ा सी क्लैरिटी हो सकती है। तो श्लोक क्या है कि लोकानांतुम विद्रर्थ मुख बाह्यद्रात ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वृत। यानी कि इसका मतलब इतना सा है कि आपको श्लोक याद करना नहीं है, आपके लिए बस सिंपल इसलिए बताया मैंने पढ़ के कि आपको शायद चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये बता रहे हैं कि जो विराट पुरुष हैं, यानी कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का सिद्धांत मिलता है कई जगह कि ब्रह्मा जो हैं उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, उनकी बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से मतलब पेट से वैश्य की, और पाद से यानी कि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से इन चारों वर्णों को बताया गया है। इसी विशेष पर सत्वगुण का प्रधान ब्राह्मणों को बताया गया, यानी कि ब्राह्मण अध्यापन करते हैं, धर्म में रुचि रखते हैं। रजोगुण का प्रधान क्षत्रियों को बताया गया है। तमो और रजोगुण दोनों एक हिसाब से वैश्य में होते हैं, और फाइनली तमोगुण होता है शूद्र में। ब्राह्मण को चाहिए कि वे सदा वेद का अभ्यास करे, ज्ञान को अर्जन करते रहे एवं उसका मनन करें, लोगों की मदद करें। ब्राह्मण का वर्ण धर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, तो ये सब तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो बाद में। इसके अलावा क्षत्रिय जो उनका काम क्या है, प्रजा की रक्षा करना। तो राजा पहले कौन बनाया जाता? क्षत्रिय व्यक्ति को ही बनाया जाता था। युद्ध करना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इस तरह का कार्य होता था। तो ये ध्यान रखना है। वैश्य धर्म का काम क्या है कि धन को बढ़ाने का पूरा कार्य करना, यानी कि समाज में देखा होगा ना आपने कि शॉप वाले होते हैं जो एक हिसाब से कोई कपड़ा बेच रहा है, तो कोई किराने की दुकान है, तो एक हिसाब से ये कहलाते हैं वैश्य लोग, ठीक है ना। और शूद्र धर्म का वर्ण क्या है कि शूद्र ऐसे लोग होते हैं जो साफ सफाई वगैरह करते हैं, इस तरह का कार्य होता है शूद्रों का। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स आश्रम व्यवस्था, और फिर है संस्कार, और उसके बाद विवाह व परिवार। तो इस तरह से 3 हेडिंग्स और बची हुई हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी लगभग हम 23-24 मिनट से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि YouTube पर टाइम लगता है, कई बार वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है 25 मिनट की, आधे घंटे की। तो वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे वाली हेडिंग को। तो आप देखते रहिए चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।